नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मशीन लर्निंग सीरीज़ के एक और नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसीजन ट्री एल्गोरिदम के बारे में। यह एक ऐसा एल्गोरिदम है जिसे समझना बहुत आसान है और यही वजह है कि यह मशीन लर्निंग के सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले एल्गोरिदम में से एक है। इस वीडियो में हम डिसीजन ट्री की पूरी संरचना, एंट्रोपी और गिनी इंडेक्स ओवरफिटिंग की समस्या, प्रूनिंग तकनीक और अंत में हम एक रियल डेटा सेट के उदाहरण के साथ इसे पूरी तरह से समझेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट आता है, व्हाट इज डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री क्या है? डिसीजन ट्री एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जिसका उपयोग क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। यह एल्गोरिदम बिल्कुल इंसान के सोचने के तरीके की तरह काम करता है, जहाँ हम किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए कई सवाल पूछते हैं और हर सवाल का जवाब हमें अगले रास्ते पर ले जाता है। डिसीजन ट्री में यह भी होता है कि डेटा को अलग-अलग शर्तों के आधार पर बार-बार विभाजित किया जाता है, जब तक कि हमें अंतिम निर्णय नहीं मिलता या फिर लास्ट प्रेडिक्शन नहीं हो जाए। चलिए हम बात करते हैं अगला ट्री स्ट्रक्चर की, मतलब डिसीजन ट्री का ट्री संरचना की। अब हम समझते हैं कि डिसीजन ट्री की संरचना कैसे होती है। डिसीजन ट्री मुख्य रूप से 5 हिस्सों में मिलकर बना होता है। रूट नोड, इंटरनल नोड्स, लीफ नोड्स, ब्रांचेस नोड्स और स्प्लिटिंग क्राइटेरिया। रूट नोड पेड़ की सबसे ऊपरी वाली नोड होती है जहाँ पूरी डेटा सेट मौजूद होती है। यहीं से डिसीजन लेने की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद इंटरनल नोड्स आते हैं जो डेटा को अलग अलग कंडीशन लगाते हैं, जैसे कि आ, कोई फ्यूचर किसी वैल्यू के से बड़ा है या छोटा। ब्रांचेस उन रास्तों को दर्शाती है जिन पर डेटा आगे बढ़ना है। अंत में लीफ नोड्स होती है जहाँ कोई और डिसीजन नहीं लिया जाता और यहीं पर फाइनल आउटपुट और प्रेडिक्शन मिलता है। डिसीजन ट्री की बड़ी सरल संरचना इसे समझने और विजुअलाइज करने में बेहद आसान बनाती है। अगले स्लाइड की बात करें तो वो हमारी है स्प्लिटिंग की। स्प्लिटिंग क्या होती है? डिसीजन ट्री में सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है स्प्लिटिंग, यानी डेटा को छोटे छोटे भागों में बांटना। यह स्प्लिटिंग किसी फीचर्स के आधार पर की जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम किसी व्यक्ति को लोन अप्रूवल का डेटा देख रहे हैं तो डिसीजन ट्री यह तय करता है कि सबसे पहले इनकम के आधार पर डेटा को डिवाइड किया जाए या एज के आधार पर। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा फीचर सबसे अच्छा है स्प्लिटिंग के लिए। यहीं पे एंट्रोपी और गिनी इंडेक्स जैसे कॉन्सेप्ट काम करते हैं। इसमें दो मेनली दो स्प्लिट वर्क करते हैं, बाइनरली बाइनरली और मल्टीवे। चलिए अगली स्लाइड की हम बात करते हैं, वो एंट्रोपी है। एंट्रोपी क्या है? एंट्रोपी एक माप है जो यह बताता है कि डेटा कितना ज़्यादा इम्प्योर और मिक्स्ड है। अगर किसी नोड पर सभी डेटा पॉइंट्स एक ही क्लास के हैं तो एंट्रोपी जीरो होती है, यानी कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर डेटा अलग अलग क्लासेस में मिला हुआ है तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी। सरल शब्दों में कहें तो एंट्रोपी यह बताती है कि किसी नोड पर डिसीजन लेना कितना मुश्किल है। कितनी ज़्यादा एंट्रोपी उतना ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। डिसीजन ट्री का लक्ष्य होता है कि ऐसे स्प्लिटिंग करना जिसे एंट्रोपी कम से कम हो जाए। चलिए अगले स्लाइड की बात करते हैं तो वो इंफॉर्मेशन गेन की है। ये चूज करता है बेस्ट स्प्लिट को। तो इंफॉर्मेशन क्या गेन क्या है? एंट्रोपी से जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इंफॉर्मेशन गेन। इंफॉर्मेशन गेन यह बताता है कि किसी फीचर्स पर स्प्लिट करने के बाद एंट्रोपी में कितनी कमी आई है। डिसीजन ट्री हमेशा उसी फीचर्स को चुनता है जिससे इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज़्यादा मिलता है, यानी वह फीचर्स जो डेटा सबसे अच्छे तरीके से अलग अलग क्लासेस में बांट सके। चलिए अगले पॉइंट की स्लाइड की बात करें तो गिनी इंडेक्स है। गिनी इंडेक्स होता क्या है? गिनी इंडेक्स भी एंट्रोपी की तरह एक इम्प्योरिटी मेज्योर है, लेकिन यह थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। गिनी इंडेक्स यह बताता है कि अगर किसी नोड से रेंडमली कोई डेटा पॉइंट्स उठाएं तो उसके गलत क्लासीफाई होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। गिनी इंडेक्स की वैल्यू 0 से लेकर 0.5 तक होती है। 0 का मतलब पूरी तरह प्योर नोड है और 0.5 का मतलब मैक्सिमम इम्प्योरिटी है। कार्ट डिसीजन ट्री एल्गोरिदम आमतौर पर गिनी इंडेक्स का इस्तेमाल करता है क्योंकि यह कंप्यूटेशनली थोड़ा फास्टर है। अगर जो इसमें ही बात करें एंट्रोपी वर्सेस गिनी इंडेक्स की, अब सवाल आता है कि एंट्रोपी और गिनी इंडेक्स में से कौन सा बेहतर है। असल में दोनों का उद्देश्य एक ही है, बेस्ट स्प्लिट ढूंढना।
एंट्रोपी थोड़ी मैथमेटिकली कॉम्प्लेक्स होती है, जबकि गिनी इंडेक्स कंपैरेटिवली सिंपल और तेज होता है। प्रैक्टिकल दुनिया में ज़्यादातर केसेस में दोनों लगभग एक जैसा ही रिजल्ट देते हैं। अगर जो अब हम बात करें ओवरफिटिंग प्रॉब्लम्स की, जो डिसीजन ट्री में आते हैं। ओवरफिटिंग तब होता है जब डिसीजन ट्री ट्रेनिंग डेटा को बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख लेता है, यहाँ तक कि नॉइस और अननेसेसरी डिटेल्स भी याद रख लेता है। इसका नतीजा यह होता है कि ट्रेनिंग एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन टेस्ट डेटा को परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। ओवरफिटिंग वाला डिसीजन ट्री बहुत ज़्यादा गहरा होता है, जिसमें बहुत सारे ब्रांचेज और लीफ नोड्स होते हैं। ओवरफिटिंग का कारण ये है, ओवरफिटिंग का कारण अगर जो हम बात करें तो उसमें बेसिक है बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना किसी भी पॉइंट्स में या डेटा में, बहुत कम डेटा पॉइंट्स को स्प्लिटिंग करना, नॉइजी डेटा रखना, बिना रोक टोक के ट्री को ग्रो होने देना। अगर हम ट्री को बिना किसी कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रेंट के ग्रो होने दें तो वो हर बार हर डेटा पॉइंट्स को परफेक्टली क्लासिफाई करने की कोशिश करता है, जो रियल वर्ल्ड में सही अप्रोच नहीं है। अब अगली पॉइंट की हम बात करें तो वो हमारी प्योरिंग है, पर्निंग है। और फिटिंग की समस्या को हल करने के लिए हम पर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। पर्निंग का मतलब होता है डिसीजन ट्री को अननेसेसरी ब्रांचेस को काट देना। पर्निंग का उद्देश्य ट्री को छोटा, सिंपल और जनरलाइज्ड बनाना होता है, ताकि वह नए डेटा पर भी अच्छे से परफॉर्मेंस दे सके। अगर जो अब हम बात करें टाइप ऑफ पर्निंग की, तो पर्निंग दो प्रकार की होती है, प्री पर्निंग और पोस्ट पर्निंग। प्री पर्निंग में हम ट्री को ग्रो होने से पहले ही रोक देते हैं, जैसे कि मैक्सिमम डेप्थ तय करना, मिनिमम सैंपल्स प्री नोड रखना आदि। पोस्ट पर्निंग में पहले हम ट्री बनाया जाता है और बाद में उन ब्रांचेस को हटाया जाता है जो मॉडल की परफॉर्मेंस और इम्प्रूवमेंट नहीं कर रही है या फिर उसके इम्प्रूवमेंट को खराब कर रही है। अब अगर जो हम एक एग्जांपल की बात करें, तो अब मान लीजिए हमारे पास एक रियल डेटा सेट है जिसमें स्टूडेंट्स की जानकारी दी गई है, जैसे कि स्टूडेंट आवर्स, अटेंडेंस और बेस्ट परफॉर्मेंस और पास्ट परफॉर्मेंस। हमारा गोल है कि यह प्रेडिक्ट करना है कि स्टूडेंट्स पास होगा या फेल होगा। डिसीजन ट्री सबसे पहले देखेगा कौन सा फीचर सबसे अच्छा स्प्लिट देगा। मान लीजिए अटेंडेंस सबसे अच्छा इंफॉर्मेशन गेन देता है, तो ट्री सबसे पहले अटेंडेंस को स्प्लिट करेगा। फिर हर ब्रांच पर अलग अलग कंडीशन लगाई जाएगी जब जब तक हम फाइनल प्रिडिक्शन तक ना पहुंच जाएं। इस तरह डिसीजन ट्री स्टेप बाय स्टेप डिसीजन लेकर रिजल्ट तक पहुंचता है। अगर जो हम इसकी एडवांटेज की बात करें डिसीजन ट्री की, तो डिसीजन ट्री के कई फायदे हैं। यह समझने का आसान होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, फ्यूचर स्केलिंग की जरूरत नहीं होती है, नॉन लीनियर डेटा पर भी अच्छा काम करता है। अगर जो इसकी लिमिटेशंस की बात करें तो यह ओवरफिटिंग के लिए प्रोन होता है, छोटे बदलावों में स्ट्रक्चर बदल सकता है और लास्ट ट्री कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव हो सकते हैं। इसकी हम एक शॉर्ट कंक्लूजन की अगर जो बात करें तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डिसीजन ट्री एल्गोरिथम को बहुत ही विस्तार में समझा। उसकी स्ट्रक्चर, एंट्रोपी, गिनी इंडेक्स, ओवरफिटिंग की समस्या, पर्निंग टेक्निक्स और रियल डेटा सेट एग्जाम्पल के साथ हमने पढ़ा इसमें। और अगले वीडियो में हम इसी कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हुए रैंडम फॉरेस्ट और एंसेंबल लर्निंग की बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।